आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। और इसको देखेंगे घरेलू हिंसा क्या है, इसका उद्देश्य आने का क्या है, यदि किसी महिला के साथ कोई इस प्रकार की कोई हिंसा करता है तो इस एक्ट में उसको क्या संरक्षण दिया गया है, क्या उसके प्रोटेक्शन का क्या प्रावधान है, वो महिला कहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है और कौन सी अथॉरिटी इसके लिए एम्पावर है, इसको सबको डीपली डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए। यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और यदि सामान्य नागरिक भी अभी यदि आप हैं तो ये सामाजिक दृष्टि से भी ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक्ट है, कुल मिलाकर के 37 धाराएं हैं, तो इसकी मेन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसकी थोड़ी बेसिक चर्चा करते हैं। ये जो वायलेंस एक्ट 2005 है, ये 13 सितंबर 2005 को भारत की संसद द्वारा इसको पास किया गया और 14 सितंबर 2005 को इसको भारतीय गजट में प्रस्तुत किया गया। और ये देखिए 26 अक्टूबर 2006 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। हालांकि 370 धारा हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में के साथ पूरे देश में प्रभावी है, लागू है। इसकी सेक्शन पर चलें। देखिए इससे पहले हमने आईपीसी की 498A एक सेक्शन थी जो डॉरी क्रूरलिटी यानी दहेज प्रताड़ना, दहेज किसी महिला के साथ कोई क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसको डिस्कस किया था। उसमें प्रावधान था यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई महिला के साथ हिंसा करता है तो जो इंडियन पीनल कोड की 498A है उसके अंतर्गत यदि वो प्रूफ हो जाती है तो उसको 3 साल की सजा और साथ में फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, फाइन और कारावास 3 वर्ष का, ये दोनों उसको दंडित दोनों से किया जा सकता है। 498A में ये प्रावधान है। तो इस ही सेक्शन से निकल करके ये एक्ट आया है। तो इस एक्ट को देखते हैं। देखिए इस एक्ट की सबसे पहले देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस कोड की सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन को डिफाइंड किया गया है। इसमें कहा गया कि किसी महिला के साथ उसके नातेदारी में रहने वाला या उसके घरेलू दायरे में आने वाला कोई भी रिलेटिव यदि इस प्रकार की कोई हिंसा करता है या हिंसा करने की नीयत रखता है तो फिर ये डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आता है, यानी घरेलू हिंसा कहलाता है। 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक तो नातेदारी में रहने वाला, घरेलू दायरे में रहने वाला, एक ही बात है। घरेलू दायरे में रहने वाले कौन कौन हो सकते हैं? एक तो या तो ब्लड रिलेटिव से मतलब है, ब्लड रिलेटिव में भाई या पिता कोई हिंसा करता है तो। दूसरा आता है मैरिज रिलेटिव। मैरिज रिलेटिव में उसका पति, सास, ससुर या पति का भाई, जेठ, देवर, इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे ये मैरिज रिलेटिव वाले हो जाते हैं। तो देखिए पहले इस एक्ट में बेसिकली जब ये लागू हुआ था 2016 में, उस समय इसमें महिला के खिलाफ आप ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये 2016 के बाद में हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसके बाद से महिला के खिलाफ भी हिंसा का ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है। यानी ये माना जाए कि महिला भी महिला के खिलाफ हिंसा कर सकती है या करने की संभावना रहती है। यानी पत्नी सास के खिलाफ भी कर सकती है और सास जो है अपनी बहू के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है, ये इसका मतलब है। दूसरा आता है हिंसा। देखिए यदि कोई बाहर का व्यक्ति, ये तो था घरेलू दायरे से रिलेटिव, यदि कोई बाहर का व्यक्ति अगर के इस प्रकार की हिंसा करता है तो फिर वो CRPC वहां यूज होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर उसको दंडित किया जाएगा। अब आता है हिंसा क्या है। तो हिंसा का मतलब देखिए, हिंसा बेसिकली मारना पीटना ही नहीं है। इसको 4 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में किसी के शरीर को चोट पहुंचाना, उसको मारना, पीटना, दांतों से काटना, चुम्मा चट्टी करना, उसके शारीरिक रूप से उसको आपराधिक बल प्रयोग करना, यानी स्वास्थ्य को नुकसान करना, ये शारीरिक हिंसा में आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक हिंसा। देखिए आर्थिक हिंसा यदि पति पत्नी है तो यानी उस पत्नी को उसको भरण पोषण की व्यवस्था उसका नहीं करना, चिकित्सा सुविधा उसको उपलब्ध न कराना, या यदि महिला कोई कमाऊ महिला है, वो कोई इनकम करती है तो उसका वेतन ले लेना, ये सब क्या है आर्थिक हिंसा में आता है। या महिला के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उसको किराया आता है तो किराया ले लेना, या महिला की कोई प्रॉपर्टी महिला की गैर मर्जी के बेच देना, ये सब आर्थिक हिंसा। तीसरा आता है मानसिक हिंसा, यानी महिला का मानसिक प्रताड़ना, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करना,
उसका अनादर करना, अपमान करना, ये क्या है, मानसिक हिंसा में आता है। और उसको ताने मारना, बच्चा होने पर या बच्चा न होने के लिए ताने देना। देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 प्राण और देह की सुरक्षा की व्यवस्था करता है, तो यहाँ राइट टू बॉडी अर्थात ये उसका अपना अधिकार है। नेक्स्ट आता है लैंगिक हिंसा, यानी पति द्वारा अपनी पति की इन्हीं की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, ये लैंगिक हिंसा में आता है। तो ये मैंने बताया अभी हिंसा की डेफिनेशन आपको, जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। घरेलू हिंसा में कौन कौन व्यक्ति आते हैं और घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट इसकी आगे की सेक्शन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सब देखिए सेक्शन 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। इस एक्ट की धारा 8 में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में एक या एक से ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफिसर संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, और संभव यदि है तो महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सेक्शन 9 उसके कर्तव्य की बात करती है। संरक्षण अधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी क्या है। कोई कंप्लेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कोई महिला लेकर के गई, तो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर का कर्तव्य ये है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट होते हैं, यदि महानगर सिटी है, तो उसको उस कंप्लेंट की सूचना देना, और वहाँ से यदि कोई ऊपर का जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वहाँ से कोई नोटिस आता है, तो उसको एक्यूट पर्सन तक सर्व कराना, जो आरोपी है उसको सर्व कराना, और थाने से रिपोर्ट मंगा करके वो कोर्ट तक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तक उसको पहुँचाना, ये इसकी मेन ड्यूटी है। यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की सहायक जो होता है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी हेल्प के लिए होता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन देना। यदि कोई व्यथित व्यक्ति, यहाँ व्यथित व्यक्ति शब्द यूज हुआ है, इसको हम विक्टिम या पीड़ित महिला से समझिए। जो पीड़ित है वो सीधे यदि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को आवेदन देती है, तो मजिस्ट्रेट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर से उसकी रिपोर्ट मंगाता है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर थाने से जांच करा करके थाने की रिपोर्ट लेकर के अपनी रिपोर्ट के सहित उसको प्रेषित करता है। और जैसे ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पर ये के पास ये रिपोर्ट पहुंचती है, तो 3 दिन के अंदर वो कार्रवाई शुरू कर देता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और 60 दिन के अंदर इस मामले को तय करना होता है। ये कानून में 60 दिन का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 18 संरक्षण आदेश, यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करना। इसको रिलीफ ऑर्डर भी कहते हैं या रिस्टेनिंग ऑर्डर कहते हैं, रोकथाम करना। यानी यदि जो विक्टिम है, जो महिला प्रताड़ित महिला है, कि उसको कहीं दोबारा से कोई परेशान ना करे वो व्यक्ति, तो इसमें कोर्ट क्या है एक रिलीफ ऑर्डर उसको दे सकती है। मान लो वो जिस घर में रहती है, तो उस घर में उसके कमरे में जो एक्यूट पर्सन है उसको जाने से रोक सकती है, जहाँ जहाँ वो काम करती है वहाँ जाने से रोक सकती है, या उस व्यक्ति को जो आरोपी है उसको उस घर से बाहर के लिए आदेश कर सकती है, बाहर रहने के लिए आदेश करती है। या यदि वो महिला घर से बाहर रह रही है, तो जो उसका किराए का खर्च है उस खर्चे के लिए उसको आदेश दे सकती है, उसके अलग निवास की व्यवस्था करा सकती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए ऑर्डर कर सकती है। ये सेक्शन 18 में जो कोर्ट उचित समझे, तो आवेदक की ऐसी एप्लीकेशन पर ये ऐसा रिलीफ ऑर्डर रोकथाम कर सकती है। नेक्स्ट आता है धारा 27 जुरिडिक्शन। उसको कंप्लेंट फाइल करने का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले जो महिला, जो विक्टिम महिला है, जो व्यथित व्यक्ति है, वो जहाँ निवास करती है स्थायी या अस्थायी रूप से वहाँ कर सकती है कंप्लेंट फाइल। दूसरा, जहाँ एक्यूट पर्सन निवास करता है या स्थायी रूप से रहता हो या अस्थायी रूप से, वहाँ भी मान लिया वो मुंबई में रहता है, तो वहाँ भी ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और तीसरा, मान लिया जहाँ पर ये काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ है, जहाँ ये घटना है, मान लिया पति पत्नी का मामला था, वे घूमने कहीं गए, शिमला गए, और शिमला में पत्नी को उसने पति ने पीट दिया, तो वो शिमला में भी इस कंप्लेंट को फाइल वहाँ के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कंप्लेंट कर सकती है। 29 अपील की बात करता है। इस प्रकार के जो आर्डर आएगा, उस आर्डर को यदि कोई पार्टी ये लगती है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो 30 डेज के अंदर सेशन कोर्ट यानी ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकती है। 31 ये कहती है यदि इस प्रकार का कोई रिलीफ ऑर्डर पास किया गया है और उसका कोई उल्लंघन करता है, तो फिर उसको 1 साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। और नेक्स्ट इसकी सेक्शन 37 एक सेक्शन है, उसमें बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस कानून में अमेंडमेंट कर सकती है। अब मोटा मोटी प्रोसेस ये है कि 3 जगह
वो व्यथित महिला, पीड़ित महिला 3 जगह जाकर के एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। मान लो उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हुई तो सबसे पहले वो अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर भी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, और पुलिस स्टेशन में भी 498A IPC के अंतर्गत FIR उसकी दर्ज पुलिस कर सकती है। कई बार मेडिकल एविडेंस के आधार पर कर लेती है। यदि मेडिकल एविडेंस नहीं है तो अपोजिट पार्टी को कॉल भी कर सकती है और कॉल करके उसको सुन सकती है। यदि उसको लगता है कि मामला डोमेस्टिक वायलेंस से है तो फिर 498A के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है, और उसके बाद उसकी चालान चार्जशीट बनाकर कोर्ट भेज सकती है। एक अच्छा, दूसरा, आप वो व्यथित महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो जिले में होता है प्रोटेक्शन महिला अधिकारी होती है मैक्सिमम जगह पर, तो वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट सीधे फाइल कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर रिपोर्ट थाने से मंगा करके अपनी रिपोर्ट के साथ फिर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं, और उसकी प्रक्रिया 3 दिन में ही कोर्ट शुरू कर देता है, और 60 दिन में उसका रिजल्ट आना, उसको डिसाइड करना होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट को। एक तीसरी बात, डायरेक्ट वो अपनी कंप्लेंट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो भी जिले में ही होते हैं, उसको भी कर सकती है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसकी रिपोर्ट फिर नीचे प्रोटेक्शन ऑफिसर से मंगाता है, वो थाने से लेकर के आते हैं। थाने में प्रोटेक्शन मजिस्ट्रेट बेसिकली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सहायक का काम करता है। इस प्रकार महिला तीनों में से कहीं भी जाकर के अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो मैं समझता हूँ ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। फिर आगे किसी लीगल वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।